नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। अक्सर हम कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, लेकिन जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लगातार पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। शायद यही कारण था। जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी साफ कर दिया कि सरकारें सबसे बड़ी मुकदमेबाज हैं और उन्होंने कहा कि 50% जो पेंडेंसी है उसके लिए सरकारें जिम्मेदारी हैं और जो विस्फोट बना हुआ है पेंडेंसी का उसके लिए दो इम्पॉर्टेंट वजह हैं, जिसमें कार्यपालिका का ठीक से काम नहीं करना और विधायिका अपनी क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं ला रही। चर्चा करेंगे एम के भारद्वाज, जो बार प्रेसिडेंट हैं। भारद्वाज साहब, आपका स्वागत है। और अभिनव शर्मा, जो फॉर्मर बार प्रेसिडेंट है और स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। अभिनव जी, आपका भी स्वागत है। एमआर कुरैशी, पेशे से एडवोकेट है, पीडीपी का बड़े नेता है, आपका भी स्वागत है। शुरुआत कैसे आपसे करूंगा, क्या वाकई में आपको लगता है कि सरकारें ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो लगातार पेंडेंसी बढ़ती जा रही है? मैं पहले तो अपने जितने भी देखने वाले हैं इनको मैं कल ईद की मुबारक देना चाहता हूं और साथ शुभकामनाएं कि पूरी देश के लिए भी, इस जम्मू और कश्मीर की आवाम के लिए भी खुशहाली आए। आपने जो सवाल पूछा, देखिए जी, यहाँ डेमोक्रेसी में तीन तरह की सिस्टम चलता है, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का और लेजिस्लेशन का जी। और आज नहीं बल्कि कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से ये महसूस किया जा रहा था कि जुडिशरी जो है वो अपने आप को उतना मुतहर्रिक नहीं समझ रही जितना एक होना चाहिए जी। आए दिन कभी 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं और कभी कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हेड ऑफ द जुडिशरी है, हेड ऑफ द हमारी जो जुडिशरी का हेड है, उसका बयान जो इस वक्त एक बार नहीं आ चुका, ये 3-4 बार आ चुका है। जो ये 2-3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने और दूसरे डिग्निटरीज और चीफ मिनिस्टर साहब की जो कॉन्फ्रेंस थी उनके बीच में उन्होंने जो कहा जी, ये बिल्कुल जो उन्होंने दलाइल पेश किए जी, उनमें जान है, दम है। और उन्होंने ये यहाँ तक नहीं कहा कि 50%, बल्कि उन्होंने कहा कि सरकारें 50% लिटिगेंट्स हैं। साथ साथ में उन्होंने कहा सरकार के अदारे, उन्होंने रेवेन्यू की बात की, उन्होंने पुलिस की बात की, उन्होंने सर्विस मैटर्स की बात की और कहा कि ये 66%, उन्होंने पंचायत की बात भी की और म्युनिसिपल अथॉरिटीज की भी बात की। और मुझे जो लगता है कि देश के अंदर और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, यहाँ सैंक्शंस पोस्ट को देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए और जिस तरह जजेस की खाली असामियाँ हैं उनको ना पुर किया जाना और पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जुडिशरी को ना देना। आज एक नहीं, यहाँ जजेस जो 20 जजेस जो है ना, वो एक जजेस की 10 लाख, 20 जजेस जो है वो 10 लाख पॉपुलेशन पर है, 50,000 पर एक। और आज अगर आप देखो कि कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, ये चलता रहेगा मैं कहता हूं। लेकिन जो इस वक्त बिल्कुल हमें गौर करने की बात है, जिसकी तरफ हमें तशवीश भी है, वो ये है कि हर काम जुडिशरी इंडिकेट करे और फिर गवर्नमेंट करे। और जुडिशरी की आड़ में, हालांकि उन्होंने एक बात पर बड़ी शानदार कही, उन्होंने कहा एवरी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी को अपहोल्ड किया जाना चाहिए। जरूरी है ये डेमोक्रेसी के लिए जी। अगर पुलिस में टार्चर ना हो, इलीगल अरेस्ट ना हो, अगर ये जो रेवेन्यू के कोर्ट्स हैं या रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं या मुलाजम हैं, अगर ये काम करना चाहे तो लैंड कंपनसेशन, लैंड डिस्प्यूट्स वहीं सेटल हो जाएं जी, उनके ही लेवल पर, रूल ऑफ लॉ के तहत ही, तो फिर कोर्ट की तरफ पेंडेंसी कम आ जाएगी जी। आज यहां देखे कोर्ट में जो ऑर्डर है, जजमेंट है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसके ऊपर कितनी कंटेम्प्ट्स हैं जी, और इतनी कंटेम्प्ट लगी। ये न्यू क्रिएशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लिटिगेशन है जो सरकार करती है, जो उसको इंप्लीमेंट नहीं करती। कभी आपने नहीं देखा होगा कि दो प्राइवेट लिटिगेंट्स के बीच में, चाहे वो कंपनी टू कंपनी हो, चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो, अगर जजमेंट हो जाती है या वो अपील करेंगे या उसको इंप्लीमेंट कराएंगे।
यहां तो सरकार अपील भी नहीं करती सालों साल तक, और उससे क्या करती है कि कंटेम्प्ट करती है। अभिनव जी से जानते हैं। अभिनव जी, आप जानते हैं कि न्यायपालिका का एक अपना स्थान है, और क्यों हम पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ करके बात करेंगे आज, क्यों ऐसे सरकारें करती रही हैं कि कहीं ना कहीं पेंडेंसी लगातार बढ़ती रही और जो वैकेंसीज हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे हमने आपको बताया कि 50,000 लोग पर एक जज है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लापरवाही बढ़ती जा रही है। देखिए विनोद जी, ऐसा है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रमन्ना जी की स्टेटमेंट आई है जी, उसमें काफी हद तक जस्टिफिकेशन है। पहले तो सरकार ये इंश्योर करती है कि जुडिशरी जो एक इंस्टीट्यूशन है ये मजबूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार को वो सूट नहीं करता। राइट, कोई भी सरकार हो। और कोशिश की जाती है कि जुडिशरी जो है सरकार के फैसलों पे इंटरफेयर ना करे, और अगर करे तो उसको इंप्लीमेंट ना किया जाए अगर सरकार के खिलाफ फैसला आता है। तो शुरुआत एक सिलेक्शन सिस्टम से ही शुरू हो जाती है। सीजीआई के बयान तो आए, लेकिन सीजीआई के बयान के साथ साथ सीजीआई को अपने हाउस के बारे में, अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में भी सोचना चाहिए कि जो अपना सिलेक्शन प्रोसेस, जो हमारा नेशनल जुडिशियल कमीशन का एक प्रपोजल गया था वो किस लिए था? वो इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए था, इंस्टीट्यूशन के बेटरमेंट के लिए था। लेकिन कहते हैं कोई भी अपनी ताकत किसी को देना नहीं चाहता, पावर को डिसेंट्रलाइज। तो जुडिशरी ने अपना नुकसान खुद किया, जो मुझे लगता है। हालांकि वो जजमेंट है, हम सब उसको मानते हैं, लेकिन कंट्री के इंस्टीट्यूशन के हक में होता अगर एक नेशनल जुडिशियल कमीशन बना होता। दूसरा, ठीक कहा उन्होंने कि स्टेट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट इन द कोर्ट्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कोर्ट, वेदर इट इज हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। और स्टेट को देखिए आप, एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। वहां से अगर आप हायरार्की स्टार्ट करें तो लॉ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डेप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, फिर लीगल रिमेम्बरेंसर, लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट लीगल रिमेम्बरेंसर, लॉ ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट्स। ये इतनी बड़ी हायरार्की है, इनको देखना होता है ये जजमेंट सरकार के खिलाफ आई है या हक में आई है, इसकी हमने आगे अपील करनी है कि नहीं करनी है। यहां नहीं भी बनती, वहां पे ये अपील कोर्ट में दायर कर देते हैं और कोर्ट का टाइम जो है वो वेस्ट करते हैं। और यहां तक इन्होंने कंटेम्प्ट की बात की, मैं तो ये कहता हूं सरकार जब भी किसी कंटेम्प्ट में रिप्लाई फाइल करती है, पहला पैरा उनका होता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बहुत रिस्पेक्ट है, हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम जजमेंट वायलेट करें। लेकिन 99% वायलेट जजमेंट वो सरकार करती है। और प्राइवेट लिटिगेंट जो होता है, अगर उसको जजमेंट पर सूट नहीं करती या उसको एक्सेप्ट नहीं होती, वो अपील करता है, जजमेंट इंप्लीमेंट करता है। तो इसलिए अगर आप इसमें मुझसे पूछें, सीजीआई की अपनी स्टेटमेंट भी काफी हद तक जस्टिफाइड है, लेकिन चूंकि आज बोलने का मौका मिला है, मैं तो ये कहता हूं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की एक्शंस और इनएक्शंस, ओमिशंस एंड कमीशंस, ये दोनों भी रिस्पॉन्सिबल, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन कहीं हद तक हमारा इंस्टीट्यूशन भी रिस्पॉन्सिबल है। हमें भी अपने इंस्टीट्यूशन की बेटरमेंट के बारे में सोचना चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। भारद्वाज साहब, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले लगातार ज्यादा आ जाते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो आदेश आते हैं उनका अनुपालन नहीं करवा पा रही, ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं करवा पाती, उसमें बहुत सारी मजबूरियां भी रहती होंगी सरकार की। देखिए विनोद जी, मैंने जो अपने कैरियर में एक एक्सपीरियंस गैदर किया है, 42 इयर्स मेरी प्रैक्टिस हो गई है। सर्विस मैटर्स में मोस्टली लिटिगेशन एम्प्लॉइज वो विक्टिम बनते हैं जिनको उनके सीनियर्स ये समझते हैं कि ये आदमी जो है ये उनके मुताबिक काम नहीं कर रहा। उसी टाइप की बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग पावर में रहते हैं, ये मुलाजिम ठीक नहीं है, इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले लो। जब वो एक्शन लिया जाता है, ही कम्स टू दी कोर्ट, कोर्ट में मैटर पेंडिंग रहेगी,
कोर्ट अल्टीमेटली जो हम दलीलें देते हैं, स्टेट की तरफ से दलीलें आएंगी, फैसला उस मुलाजम के खिलाफ हो गया, उसके हक में हो गया। जब वो फैसला हो जाता है, हम ये समझते हैं कि उसके बाद उसको कंटेम्प्ट फाइल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जी। अब जो मेन लिटिगेशन है, अगर हमारी कोर्ट का डाटा आप देखें, उसमें मेन लिटिगेशन के पैरेलल कंटेम्प्ट पिटीशंस कोर्ट्स में पेंडिंग है जी। इसके इसके लिए सीधी बात जो सीजीआई साहब ने कही, मैं ये समझता हूं कि अगर जो अभी अभिनव जी एक जिक्र कर रहे थे कि लॉ सेक्रेटरी और उनके साथ एक पूरा है, और आपको शायद ये बात सुन के हैरानगी नहीं होगी, हर एक डिपार्टमेंट में आज की डेट में डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के लॉ ऑफिसर्स हैं। मैं भी इशारों में नहीं, मैं सीधी बात करता हूं कि कई चीजें ऐसी हैं यहां हर आदमी को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। राइट। हर आदमी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी भी बराबर होगी, वहां पे एग्जीक्यूटिव का जो जहां पे वो गलतियां करते हैं वो भी सामने आ जाएंगी। जी, क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा कि राजनीति, पॉलिटिक्स कितनी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब आपकी सरकार बनती है किसी भी पार्टी की, वो अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए सरकारी वकील भी बनाते हैं, फिर उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, फिर केसेस को लंबा खींचना पड़ता है, क्योंकि आपने भी या पॉलिटिकल पार्टी ने भी उनको ऑब्लाइज करना होता है। डू यू थिंक ऐसा है? देखिए जी, बिल्कुल है। मैं एक बात करूं, इससे पहले शायद इतना नहीं था जितना अब है। चलिए, मैं ये कहूं कि ये कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं मैं। मेरे दोनों साथी जो है सीनियर एडवोकेट हैं, बरवाज साहब तो हम दोनों से सीनियर हैं। मैं लेजिस्लेटर भी रह के आया हूँ, इसलिए मैं अंदर की बात जानता हूँ थोड़ी सारी। ये जो कहा आपने कि जी राजनीति, पॉलिटिक्स, राजनीति, तो अब हर सरकार क्या करती है कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के आड़ में काम करना चाहती है। वो अपनी इतने दम हम नहीं रखती। मैं ये बात कहता हूँ कि जुडिशरी अगर ना हो ना, तो बहुत सारे काम ये ब्यूरोक्रेट्स और ये पॉलिटिशियन मिलजुल कर आपस में ही बंदर बांट कर ले। बेशक कुछ खामियां हैं, लेकिन जुडिशरी में उतनी खामियां नहीं है। आपके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट है कि आप अपील कर सकते हो, पर आप देखो ना, जो भी फैसला लिया गया बड़ा, वो किसके आड़ में? जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के आड़ में। आपके अंदर दम होना चाहिए, उस जब आप विल और अपने अंदर ताकत होनी चाहिए सरकार को, जब वो आवाम से चुन के आती है तो वो फैसला ले, लेजिस्लेशन बनाए, लॉ बनाए, ना कि वो जज की प्रोनाउंसमेंट पर बेस करे जी। और देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने ये बात कही भी, इशारतन कही कि पॉलिसी मैटर में हमारा कोई मामला नहीं बनता, लेकिन अगर उस पॉलिसी में कोई सिटीजन आ जाता है तो कहता है कि मेरे राइट वायलेट हो रहे हैं, तो हमें उसमें मुदाखलत करनी पड़ जाती है जी। देखिए, जितने बड़े बड़े मामले, हम जम्मू एंड कश्मीर की अगर हालत लेते हैं, तो यहां पर मैं आपको कह देना चाहता हूं कि अभी बड़ी रोशनी के जजमेंट आई, उसके लिए बात की गई। जो वेस्टेड राइट थे लोगों के, देखिए ना, वेस्टेड राइट जो LB6 और S432 के तहत, दोनों हम तीनों वकील हैं, S432 और LB6 के तहत सिर्फ अकेली यहाँ स्टेट के बाशिंदे को, इन लोगों को जमीन दी, लाखों कनाल जमीन दी गई, उसको प्रोप्राइटरी राइट्स भी दिए गए और टेनेंट एट विल भी दिया गया। उसके साथ LB7 था जिसको यहाँ लगाया गया, वो भी लग गई। फिर रिफ्यूजी जब आए, डिस्प्लेस पर्सन, उनको स्टेट लैंड दी गई 354C के तहत। अब अगर इस SK बल्ला की आड़ में, DB जजमेंट की आड़ में आप लोगों को जाकर LB6 है उसका भी आप एक DC डिप्टी कमिश्नर क्या करता है जी, बगैर सो मोटो, बगैर किसी नोटिस के, उन लोगों को राइट, वेस्टेड राइट है, उनको सुने बगैर क्या करता है कि अपनी जगह बैठकर रजिस्टर मंगाता है, कहता है जब मैं ऑर्डर पास कर रहा हूं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि राजनीति जो कोर्ट की है ना, जुडिशरी की, उसमें राजनीति बैकडोर से इंटर कर रही है। जजमेंट आती है, प्रोनाउंसमेंट होती है, उसके बाद उस पर पॉलिटिक्स हो जाती है, फिर वेंडेटा लिया जाता है। उसके बाद ये साफ साफ बात है कि उसके बाद फिर पिक एंड चूज किया जाता है किस बस्ती को, किस आदमी को, किस इंसान को विक्टिमाइज किया जाए। जहां तक यहाँ आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में, मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो होना सो हो गया, 5 अगस्त 2019 की सियासत नहीं करना चाहता, ये बात आएगी इस पे। हमारे लिए क्या गया था कि यहाँ जी ट्रिब्यूनल में अगर हमारे मामले जाएंगे, हमें तो उसे मिलेगा जी, इंसाफ मिलेगा, जो सर्विस के ट्रिब्यूनल बनेंगे। आप बताओ कि जो चीफ जस्टिस साहब ने बात कही कि अगर रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस और सर्विस मैटर को देखा जाए तो ना अपॉइंटमेंट, ना सिलेक्शन,
ना ही प्रमोशन, ना ही पेंशन के केस आने चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल हूं। कुछ जजेस जो हैं वो रूल के बाहर फैसला थोड़ा देते हैं जी, बिल्कुल। कभी प्रेसिडेंट है उसके बारे में देते हैं, वो रूल का, और रूल की वायलेशन होती है। इसका ये कि अगर लैंड कॉम्पनसेशन आप देखें तहसीलदार से लेकर, अगर आप देखें बड़ी बड़ी अथॉरिटियां, वो फैसला ही नहीं करते जी। अगर ये अथॉरिटीज जो है ये फैसला करना चाहें, या पुलिस या ये जो अथॉरिटीज फैसला करना चाहे, तो जुडिशरी पर बर्डन कम हो जाएगा और ये ऑफिसर्स काम करेंगे तो काम अभिनव हो जी, जाएगा। आप हमें ये बताइए कि स्टैंडिंग काउंसिल, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग काउंसिल थी, उसमें रिकमेंडेशन थी कि रिटायरमेंट की एज बढ़ानी चाहिए, वर्किंग डे बढ़ाने चाहिए, क्या इससे सुधार हो सकता है? हम क्रिटिसाइज करने के बजाय कुछ सुधार की तरफ, अगर हम रिफॉर्म्स की तरफ ले जाएं बात, तो देखिए विनोद जी, इससे पहले कि मैं आपकी इस सवाल का जवाब दूं, कुरैशी साहब ने बड़े दबे हुए लफ्जों में कहा जी तो मैं तो इनसे चाहता था कि ये खुली बात करें। जी इन्होंने कहा आपने पॉलिटिक्स इन जुडिशरी पूछा जी कि स्टैंडिंग काउंसिल लगते हैं वहां पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती है कि नहीं। जी इन्होंने उसको छोड़ दिया, ये जुडिशियल डिसीजंस पे आ गए। ये बात करना चाहते थे अयोध्या फैसले की, जी अयोध्या फैसले की, कि जो आपको कानून बनाना चाहिए वो आपने कोर्ट की जजमेंट का सहारा क्यों लिया। जी देखिए, जो मुकदमा 150 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, जिसको तब की सरकारें अलो ही नहीं करती थी कि जुडिशरी इस पे फैसला करे। जी आप कोई मुकदमा कोर्ट में, अभी आपने कहा कि कोर्ट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आपने कहा, मैंने कहा अगर सैकड़ों सालों से एक मुकदमा कोर्ट में पेंडिंग था, जजेस की हिम्मत नहीं थी फैसला करने में, अब अगर जजेस ने उसको डिसाइड किया तो बताइए उसमें गलत किया या ठीक किया। अब वो बिना फैसले तो वो फाइल बाहर आनी नहीं थी जी या एक तरफ इधर होना था फैसला या उधर होना था। अब अगर जजेस ने उसको फैसला कर दिया उस केस का, तो उसमें कोई गुनाह किया? ये एक मुकदमा था, एक इशू था, सभी को सुन के फैसला हुआ और पूरे देश ने इस फैसले का वेलकम किया जी। बाकी आपने दूसरी बात कही, ये जो रिकमेंडेशंस हो रही हैं हाँ। एज बढ़ाने की, देखिए बड़ी कमीशंस बनी यहां पे और काफी देर से प्रपोजल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज बढ़ाई जाए, 65 से 70 की जाए, और वैसे ही हाई कोर्ट जजेस की भी एज बढ़ाई जाए। देखिए, जैसा आपने कहा, स्ट्रेंथ जुडिशरी में कम है, पेंडेंसी ज्यादा है। अगर उसको मद्देनजर रखा जाए तो ये डिसीजन हम इसका वेलकम करते हैं, क्योंकि हम तो पेशे से वकील हैं, हम तीनों। हम तो चाहेंगे कि हमारा इंस्टीट्यूशन जो है वो काम करे अच्छे से, और हम चाहेंगे अच्छे लोग वहां पे आए, जी काम करने वाले लोग वहां पे आए। जी देखिए, ऐसा है, मैं तो यहां तक जाऊंगा, एक स्टेप आगे बढ़ूंगा और उम्मीद रखूंगा कि मेरे प्रेसिडेंट साहब भी उसी लाइन पे कुछ बोले, चूंकि इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए बोलना है। ठीक है, मैं तो ये चाहता हूं कि instead of going to the number of judges, quantity of judges, let us stick to the quality of judges. क्वालिटी, राइट। ठीक है, हम तो ये, जब हम इस प्रोफेशन में आए थे तो जजेस कम थे, फैसले ज्यादा होते थे जी। उसके बाद देखिए पिछले 30 साल में क्या हुआ, फैमिली कोर्ट्स बन गई, वो हाई कोर्ट से या दूसरी कोर्टों से मुकदमे बाहर चले गए जी, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स बन गए, अलग हो गए, वो भी कोर्ट से बाहर हो गए, कंज्यूमर की कोर्ट्स बाहर चली गई, कैट की कोर्ट सर्विस मैटर्स बाहर चले गए। अब मुझे बताइए, अगर 80% मुकदमे बाहर चले गए तो अब तो फैसले होने चाहिए जी। तो मैं ये कहूंगा कि सीजीआई साहब को चलिए। थोड़ा सा इसमें भी गौर करना चाहिए। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा भारद्वाज साहब, एक आसान भाषा में, क्योंकि पब्लिक भी देख रही है जिनको टेक्निकल भाषा समझ नहीं आती है, वकील कितने रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? वकील चाहते हैं कि केस लिंगर ऑन हो, पेंडिंग पड़ा रहे, और गरीब तबका वो जो दूर से आता है गांव से, वो आप फीस भरता रहे। आसान भाषा में इस पे हम तीनों इकट्ठे बोलेंगे। ठीक, ठीक। तीनों इकट्ठे बोलेंगे। कोई भी वकील कभी इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता कि उसका मुकदमा लंबा खींचे। आप पेशी सिस्टम नहीं रखते। मैं आपको, हाँ, क्योंकि आपने आपकी फर्टिलिटी की बात है तो आप सारे यूनाइट हो गए। आप देखिए, मैं आपको सिंसियरली, आप देख लीजिए, आप कोर्ट में अपना कोई आदमी डिप्यूट करिए, आप एक चैनल, बड़ा चैनल चलाते हो जी, कोई आदमी डिप्यूट करिए, आपको कोर्ट में पता चल जाएगा कितने वकील साहिबान वहां पे जाकर के एडजमेंट सीख कर रहे हैं जी। कोई वकील जो है ये नहीं चाहता मेरे केस का फैसला ना हो। कुरैशी साहब हो, अभिनव जी हो, मैं हूं,
हम तीनों लोग पब्लिक को रिप्रेजेंट भी करते हैं। हमारी ये एफर्ट रहती है कि जो मुकदमा हमारे पास है, जो कोर्ट में केस लगा हुआ है, कॉज लिस्ट में केस आ गया है, वो उस केस की सुनवाई हो और उसका फैसला हो, खिलाफ हो या हक में हो। लेकिन हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि हम केस की हीयरिंग जो है इसको अवॉइड करें। ये एक इंप्रेशन गलत क्रिएट कर दिया गया है। आप जो बातें आपने सुनी मेरे दोस्तों की, सीनियर लोग हैं, आप देखिए, मैं आपको बताऊं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कमियां कहां पे हैं जी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, राइट जी। जिस दिन यह ट्रिब्यूनल बना, आप रिकॉर्ड इसका चेक कर लीजिए, एक बेंच के पास 200 के आसपास केसेस लगते हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, एक बेंच है, और वो बेंच भी आज की डेट में जो है उसका कोरम कंप्लीट नहीं है। एक जज साहब केस सुन रहे हैं। इस बात को मैं करना चाहता था क्योंकि अभिनव जी ने शुरू की ये बात, जी। क्वालिटी की बात जो आप बात कर रहे हैं, राइट। वो जो बात आप देखिए कि मैटर कोर्ट में लिस्ट हुआ है, हम फाइल तैयार कर रहे हैं, शाम को हमारा स्टाफ निकाल के हमारे टेबल पे रख रहा है, जी सुबह आपने ये केसेस बहस करनी है, और उसी समय एक नोटिस निकल आता है, ऑल दीज केसेस आर एडजर्न्ड एंड लिस्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, लिस्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर। कैसे इंस्टीट्यूशन चलेगी? लेकिन आपकी फर्टिलिटी, अभिनव जी आपसे जानना चाहूँ, आपकी फर्टिलिटी चाहती है कि पेंडेंसी कम हो, क्या इसमें मैंडेटरी कर दिया जाए कि जो केस लिस्ट होते हैं एटलीस्ट उनकी सुनवाई रोज के रोज, ऐसा पॉसिबल है? मैं आपके क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से के दो तरह से आंसर देना चाहता हूं। राइट। पहले मैं अपने प्रेसिडेंट साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, जी, इन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की, मैं इनकी बात से एग्री करता हूं कि जब ये कैट बना था, मैंने कंसर्न मिनिस्टर को लेटर लिखी थी कि मिनिमम 3 बेंच जम्मू में और 2 बेंच कश्मीर में चाहिए, कीपिंग इन विद द नंबर ऑफ केसेस व्हिच वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जम्मू विंग एंड फ्रॉम कश्मीर विंग। जी। लेकिन उस टाइम नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा तो एक बेंच बना पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। अब जो जहां तक जम्मू की बात है, यहां पे जो एक बेंच बना, वहां के जुडिशियल मेंबर रिटायर हो चुके हैं जी, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर जो एक आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड है, वो उस बेंच को हेड कर रहा है और लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो डिटरमिन कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और मैं प्रधान साहब को, प्रेसिडेंट साहब को ये अपील करना चाहता हूं, इट्स ए फिट केस एंड परफेक्ट एंड एप्रोप्रिएट सिचुएशन वेयर बार एसोसिएशन शुड अप्रोच द हाई कोर्ट कि ये 226 की पावर्स अपनी एक्सरसाइज करें जी, 226 की अपनी पावर्स एक्सरसाइज करें ताकि लोग रेमेडी लेस हैं इस टाइम। मैंने ये क्वेश्चन किया था आपसे कि जिस तरीके से मैं भी क्वेश्चन भूल गया, मैं ये पूछ रहा था कि क्या पूछा? इन्होंने पूछा ना कि जो भारद्वाज साहब ने बात की, क्या आप पे उसमें यानी क्वालिटी के बारे में आपने पूछा? मैंने क्वालिटी के बारे में पूछा था कि जब एक तरीका होता है कि आप सिंसियर है, वाकई में आप चाहते हैं कि आप केसेस डिसाइड हाँ, मैंने कहा कि जो लिस्टेड होते हैं केसेस। बिल्कुल जी। इसका सिंपल आंसर है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि 100% मतलब हम लोग जस्टिफाइड हैं जी, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। मैं तो ये कहता हूं इसका कंप्लीट आंसर एक ही है, जी, पूरे हिंदुस्तान में कोर्ट के प्रोसीडिंग्स लाइव कर देनी चाहिए, जैसे गुजरात और कर्नाटक हाई कोर्ट ने की। पता लग जाएगा कौन गलत है कौन ठीक है, जी, कौन वकील गलत है, कौन तैयारी करके नहीं जा रहा, कौन डेट मांग रहा है, कौन तारीख मांग रहा है। मैं तो ये कहता हूं ये एक सिचुएशन है जो एप्रोप्रिएट है कि हर एक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो लाइव कर देनी चाहिए, जी, पता लग जाएगा पेंडेंसी क्यों। जी। तो साहब, क्या आपको लगता है कि जो पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं किया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, कोई हमने किसी गरीब बंदे ने केस लड़ा हो, क्या आपको लगता है कि और भी बेंचेस होने चाहिए अलग अलग नॉर्थ इंडिया? बहुत अच्छा सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैंने लिख के भी रखा था ये जी। जहां आप क्वालिटी की बात करते हैं उसी में एक बात ये भी थी कि डिसेंट्रलाइजेशन। जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक जगह पर ही है सिर्फ दिल्ली में, तो अगर नॉर्थ ईस्ट में और इधर भी, इस तरफ भी जी, और जो दूर दराज की रियासतें हैं या इलाके हैं, उनमें अगर ये बेंचेस सुप्रीम कोर्ट के भी आगे पर आ जाएं थोड़े थोड़े, तो उसका ये हो जाएगा क्या जी, कि जस्टिस जो है वो क्वालिटी का भी मिलेगा और लोगों को सस्ता भी मिलेगा और लोगों को एक्सेसिबिलिटी भी मिल जाएगी।
आप मुनसिफ को तो कहते हैं कि एक्सेसिबिलिटी के लिए कि जाएगा जी, आप वहां पर आ जाइए जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आप नहीं करना देना चाहते बेंच को डेफर। ये ठीक बात आपने कही कि जब तक आप इसको, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट यहाँ, आपको कारण क्या लगता है कि क्यों सेंट्रलाइज करके रखा हुआ है, अपना वर्चस्व बनाए रखने? यस, देखिए मैं ये मेरे बाकी तो ये मेरे साथी भी से कहेंगे, देखिए अगर 2-2 जजेस का बेंच दिया जाए एरिया वाइज, रीजन वाइज, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो 9 7 जजेस है वो सुने वहां पर बैठकर दिल्ली में, सेंट्रल में, तो उसमें लाल एडोन होती रहेगी। तो इसमें देने में क्या बात है, वो देना नहीं चाहते। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात कही बड़ी, वो खुल के सामने गई, उन्होंने कहा कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी बननी चाहिए, लाइक दैट सल्सा और नालसा के तहत पर, जिसको पावर होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, आप उसके लिए बजट दे दें, ये गुड स्टेप है। उसी के तरीके से नेशनल जुडिशियल कमीशन भी होना चाहिए, और फिर डिसेंट्रलाइजेशन भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होना चाहिए। यहाँ गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में ये नहीं है। अभिनव शर्मा साहब ने मेरी बात कही, मैंने अयोध्या की बात नहीं की थी, पर अब इन्होंने छेड़ी में एक बात कहना चाहता हूं, तो फिर अगर अयोध्या की जजमेंट आपस में 2 तरीके को लूरल करके जी जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा मैं कबूल होगा, एक तबके ने तो कबूल कर ली, ठीक है फैसला हो गया, लेकिन सरकार क्यों उसकी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कहती है हमने कराया? कहना चाहिए ना ये कि सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये हमारा नहीं। मैं यहाँ अभिनव शर्मा साहब की और सदर साहब की बात, सरकार ने कभी नहीं ये कहा कि हमने फैसला करवाया, अपनी बारी पर बोले, कहा हमारी सरकार के दौरान। चलिए छोड़े इसको, आपने छेड़ा मैंने छेड़ा। यहाँ जो आप क्वालिटी की बात करते हैं, मैं भरद्वाज साहब की बात से, अभिनव शर्मा की भरद्वाज साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। एक बात है, कैट यहाँ बना, मेरे दोस्त सदर थे उस वक्त जी, और यहाँ बीजेपी में बड़े नेता हमारे बीच में से भी है, हमारे बीच में से ये फैसिलिटी से जी। इन्होंने कहा अगर जनाब सर्विस मैटर वहां जाएगा हम मरण व्रत रखेंगे कैट में, तो बताओ मुझे कैट का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है आज, सुने बिल्कुल हंसने की बात नहीं, बहुत सीरियस है, सर्विस मैटर ही है जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा सर्विस मैटर है, जितना जमावड़ा। सुनिए समय का अभाव है, एक क्वेश्चन भरद्वाज साहब से मैंने पूछना है। एक बात मेरी रहती, कैट की जो हालत है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, उसकी जमादार खुद बीजेपी है, और बीजेपी के ये नुमाइंदे और ये जो लीडर थे, एएफटी कहाँ रखा है? सुने, एएफटी था कि आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल हमसे निकाल के सर्विस मैटर यहाँ रखते सुंजवा में, वहां अंदर ही नहीं जाने देते, वहां वकील जा नहीं सकता, 10 वर्ष कोर्ट्स की जो भूमिका होनी चाहिए वो लगता है कि वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे जी। देखिए जो आपने फास्ट ट्रैक की बात की ना जी, फास्ट ट्रैक का मतलब ये है कि डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग होनी चाहिए। पहले तो फास्ट ट्रैक जहां जहां भी कोर्ट्स की जरूरत है वो कोर्ट्स एस्टेब्लिश नहीं हो पाई हैं, राइट, उसमें आप शॉर्ट कमिंग्स देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे शॉर्ट कमिंग्स हैं। जुडिशरी बार बार चिट्ठियां लिखती रहती है, मैं भी ये बातें जब हम अपने चीफ साहब से मिलते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस से मिलते हैं तो ये लोग गवर्नमेंट को लेटर्स लिखते रहते हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट में प्रोवाइड करना है, जजेस की अपॉइंटमेंट की जो सैंक्शन है वो उन्होंने देनी है, उसके बाद सिलेक्शन होगी, लोग लगेंगे, ये सारी चीज़ों पे हम लैग कर रहे हैं जी। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए जो अभी ये बात एक चल रही थी ना, सर्किट बेंचेस का इशू बहुत बार आया है सामने जी, जैसे हमारी हाई कोर्ट है जी, इस हाई कोर्ट में हमारे पास अच्छी खासी आज की डेट में स्ट्रेंथ है, ये एक एरिया के रहने वाले हैं पुंछ जोड़ी बेल्ट के, अगर आप कहीं महीने में एक हफ्ते का बेंच पुंछ जोड़ी लगा दें जी, डोडा में लगा दें जी, अनंतनाग में लग जाए जी, आप ले लद्दाख आप देखिए यूटी बन गई है सेपरेट, आज तक कहीं कोई सर्किट बेंच यूटी का नहीं है जी, यूटी लद्दाख का नहीं है, सर्किट बेंचेस हो, हाई कोर्ट के सर्किट बेंचेस हो, कैट के सर्किट बेंचेस हो, तो मैं ये समझता हूं लोगों को जस्टिस जो है ये डोर स्टेप्स पे बड़े आराम से मिल सकता है। भरद्वाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कही, मैं इन दोनों की जगह में लाना चाहता हूँ एक बात, इस वक्त जो हमारी जहां जहां डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां एडिशनल जजेस की पोस्टें वहां डिस्ट्रिक्ट में नहीं थी, तो डिस्ट्रिक्ट जजेस की एडिशनल पोस्टें क्रिएट, डिसेंट्रलाइजेशन करने के बजाय वो कहते हैं जी हेडक्वार्टर पे ही खोली जाए जी, जहां जहां जरूरत है वहां नहीं खोल रही है। चलिए समय का अभाव है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।